आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा है मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, इसमें हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस है वो काफी क्रूशियल है, उस पे हमें सेंटर ऑफ मास वगैरह और स्लाइडिंग और टॉपलिंग ये भी समझ में आएगी। टॉपलिंग का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो जरूरी नहीं कि वो स्लाइड ही हो सकता है वो रखा हुआ ऑब्जेक्ट ऐसे पहले गिरे और फिर स्लाइड हो। तो इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग आज समझेंगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से जो वीडियो है उसके लिंक में एक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप लोग एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। बाकी जिसपे पीडीएफ फाइल है उससे कोई दिक्कत नहीं, वो चेक कर सकता है। चलिए, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, नंबरिंग इनकी 38 से है, तो 38 पे क्वेश्चन है तो उसको हम पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका डायमेंशन हमारे पास है 10:10 और हाइट है 15। तो कुछ इस तरीके का ब्लॉक है, यानी क्यूबाइड है, तो उसका बेस जो है 10:10 है। ये 10 और 10 का बेस है, ये 10 है सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। नीचे बेस मतलब क्यूब स्क्वायर जैसा है, हाइट थोड़ी ज्यादा है, 15 है यानी कि, है ना। तो कुछ कहानी कुछ ऐसी है। इस टाइप का एक हमारे पास ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है ये किसी इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है। ये हमारे पास इंक्लाइन सरफेस है ना, इस पे रखा हुआ है। तो ये पॉइंट मास है, ये प्रॉपर एक मास है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज गिवन है इस प्लेन के बारे में। इसका जो प्लेन है, इसका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो √3 है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रीपोज के बराबर होता है। तो ठीक है, तो वहां पे कंडीशन क्या होती है हमेशा? म्यू बराबर tan थीटा। यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है? म्यू दे रखा है। म्यू कितना दे रखा है? √3 दे रखा है क्वेश्चन में। तो आपका tan थीटा, आप समझ सकते हैं थीटा कितना आ गया, यानी कि एंगल ऑफ रीपोज आ गया 60 डिग्री। इसका मीनिंग है 60 डिग्री पे अगर कोई मास रखा हुआ है तो वो जस्ट स्लाइड की कंडीशन में होगा, या 60 से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉक स्लाइड ही जो मास है वो स्लाइड करेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बच्चों को ये लगता है कि कोई भी चीज होगी वो 60 डिग्री वाले प्लेन पे रखी हुई स्लाइड करेगी। तो डिपेंड करेगा उसका साइज कैसा, शेप कैसी है। अगर वो पॉइंट मास है तो गारंटीड वो स्लाइड करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो पॉइंट मास नहीं है, उसको कोई डायमेंशन है, लंबी चौड़ी डायमेंशन है, तो हो सकता है वो टॉपल करे, पहले गिरे बाद में स्लाइड करे। इसका मीनिंग क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास 1 kg का एक पॉइंट मास, छोटा सा मास है 1 kg का, तो ये यहाँ पे 60 डिग्री वाले इंक्लाइन प्लेन पे रखा होगा। तो ये एंगल ऑफ रीपोज की कंडीशन है, इस पे कोई मास रखेंगे तो वो स्लाइड करेगा। मास सही, तो उसका मास कुछ भी हो, 1 kg 2 kg 3 kg, मास के इंडिपेंडेंट कंडीशन होती है। ये इस वाले प्लेन पे 60 डिग्री वाले प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जस्ट स्लाइड की कंडीशन होगी, एंगल ऑफ रीपोज होगी जो कि, और चाहे 1 kg हो 2 kg हो तो सभी स्लाइड करेंगे। लेकिन अगर 1 kg का मास पॉइंट है तभी ऐसा होगा। अगर वो मास इमेजिन करो मार्कर जैसा है, बड़ा सा कुछ ऐसा है, कुछ भी ऐसी चीज, तो क्या आपको लगता है कि 1 kg का मास वो ऐसे स्लाइड करेगा? करेगा नहीं करेगा चेक करना पड़ेगा, है ना। लेकिन नॉर्मली कंडीशन लगाई, सोचो 1 kg का जो हमारा मास है वो अगर पॉइंट मास है तो स्लाइड करेगा। लेकिन अगर वो 1 kg का मास ऐसा है तो आपको समझ के क्या होगा, वो जो इस तरीके चीज है तो पहले गिरेगा फिर स्लाइड करेगा, है ना। इसकी वजह क्या है? कोई चीज टॉपल क्यों होती है, कब स्लाइड होती है? तो पॉइंट मास होगा तो स्लाइड करेगा ही करेगा। लेकिन अगर उसका जो साइज बड़ा होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ कहीं पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो लाइन है अगर बेस से बाहर चली गई तो वो चीज गिर जाएगी। इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, देखिए समझिए। कोई भी एक, मान लो हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास ऐसे पास होगा, इसके बेस के अंदर ही कहीं ना कहीं पास होगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा नहीं गिरेगा उस समय, नॉर्मल कंडीशन में गिरेगा। इमेजिन करो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस वाला ये ऑब्जेक्ट है, ये टिल्ट होने लगा थोड़ा इसके आगे। अगर टिल्ट होगा तो कैसा होगा समय के साथ? देखिए, आपने सुना होगा पीसा की मीनार वगैरह, है ना। अगर मान लो ऐसा हो गया तो अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास की जो लाइन है, जो वेट वाली लाइन है, तो इसके बेस से पास हुई, अभी भी ये नहीं गिरेगा। लेकिन अगर ये और टिल्ट कर दो, इससे और ज्यादा टिल्ट कर दो इस लाइन के लिए, इमेजिन करो आपने इसको और टिल्ट कर दिया ऐसे, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो और ज्यादा टिल्ट हो गया, तो सेंटर ऑफ मास से जो पास लाइन होगी, यानी कि जो वेट वाली लाइन होगी, अभी बेस से पास नहीं हो रही है, तो ये पक्का टॉपल हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से गिरेगा। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास उसके बेस से पास हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बेस टर्न हो रहा है इस तरीके से, तो उसकी जो लाइन है, जो वेट वाली लाइन है,
ठीक है, वो अगर बेस से पास नहीं होगी तो वो गिर जाएगा। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, क्वेश्चन जरूर छोटा हल लगेगा आपको देखने में, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है, कि अगर हमारा वेट वाली लाइन है बेस से पास नहीं होगी तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा बाद में स्लाइड करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट मास तो हमेशा स्लाइड करेगा इस कंडीशन में 60 डिग्री पे। यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है कि इसका म्यू हमारा √3 है, तो एंगल ऑफ रिपोज हमने निकाला 60 डिग्री, 60 डिग्री वाले पे पॉइंट मास रखेंगे तो शिफ्ट करेगा 1 kg 2 kg 3 kg व्हाटएवर। लेकिन अगर उसकी डायमेंशन बड़ी है, लेंथ बड़ी है, तो क्या होगा, तो अभी सेंटर मास का यहाँ है पॉइंट मास का, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसका सेंटर मास इन दोनों के ठीक मिडिल में होगा। मिडिल में होगा तो हम ऐसे करेंगे, लाइन पास करेंगे, देखो इसके बेस से बाहर हो गई तो हो सकता है वो अगर बाहर होगी तो टॉप गिर जाएगा, टॉपल होगा। अगर इसके ऑब्जेक्ट हमारा चौड़ा है, इमेज करो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट मान लो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा ये है, मतलब मैंने कहा ये है, अब इसका सेंटर मास वाला ये है और इसकी मैंने पास करी, इमेज करा, तो अगर ऐसे पास हुई बेस के अंदर ही पास हो गई, लिमिटिंग कंडीशन तक यहाँ तक अगर पास हो, इसके बाहर नहीं आनी चाहिए, तो वो हमारा स्टेबल होगा, और अदरवाइज इससे पास इधर हो गई तो वो टॉपल हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। चलिए अब हमने कहा कि इसके ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसका एक ऑप्शन है ए जिसमें लिखा हुआ है थीटा 30 डिग्री है। अगर इसी वाले केस की बात कर रहे हैं, ये वाला ब्लॉक हमने रख दिया 30 डिग्री पे रखा, तो कह रहा है कि द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग। नहीं 30 पे तो होगा नहीं, 60 तो मिनिमम वाला केस है, 60 पे तो स्टार्ट स्लाइडिंग। अगर इस वाले प्लेन पे हमने कोई ब्लॉक रखा तो 60 पे रखेंगे तो स्लाइड हो सकता है, 30 पे तो होने वाला नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज हमारा 60 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है, 60 या 60 से ज्यादा पे चांस है कि वो स्लाइड करे या टॉपल करे, लेकिन इससे कम है तो ना तो टॉपल करेगा ना स्लाइड करेगा, ठीक है। तो वो तो 30 पे तो स्लाइडिंग होगी ही नहीं, तो वो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। अब इसके तीनों ऑप्शन चेक करने से पहले हम एक कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं 60 डिग्री पे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं COD, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 45 डिग्री पे ये इंक्लाइन प्लेन अगर होता तो क्या कंडीशन होती है। देखते हैं 45 डिग्री पे क्या सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो 45 डिग्री पे क्या सिचुएशन बनेगी, मैंने कहा कि मेरा जो प्लेन है वो 45 डिग्री पे है, एंगल ऑफ रिपोज से कम वाली कंडीशन पे है, और ऑब्जेक्ट मेरा उसी पे जो ब्लॉक है वो रखा हुआ है। चलिए ठीक है, ब्लॉक रख दिया, हमें ब्लॉक को बनाना पड़ेगा कि पॉइंट मास नहीं है, तो साइड से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा, उसका बेस का केवल ये लाइन दिखाई देगी, डेप्थ उसकी दिखाई नहीं देगी। तो ये समय हमारी होगी 10 टोटल और 10 सेंटीमीटर, और हमारा ये 15 हाइट 15 दिखाई देगी, लेकिन डेप्थ 10 वाली नहीं दिखाई देगी। तो अब इस समय क्या होगा हमारा, देखते हैं। तो मैंने कहा भाई इसका सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली लाइन कहीं ना कहीं से पास होगी, पता नहीं वो इसके अंदर से पास होगी, मतलब इसके जो इसका बेस है इसके अंदर से पास होगी, हो सकता है बाहर पास हो, आई डोंट नो। तो मैंने एक नॉर्मल कंडीशन ले ली ऐसे ही, और ये हमने इस तरीके से किया। अब आप बताइए कि ये एंगल कितना होगा, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखेंगे, ये हमारा 90 है पक्का, ये 90 पे 45 होगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ समझ में आ, देखिए ये 90 45 ये 45 होगा, और ये अपोजिट एंगल ये भी 45 होगा, ठीक है। और ये 90 है ये वाला, तो ऊपर वाला भी 45 होगा। चेक कर लीजिए ध्यान से, नहीं समझ में आया दिक्कत होगी, सही है। ये 45, इसके अपोजिट वाला 45 और ये 45, ये थोड़ा सा, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल मैं दोबारा बना देता हूँ, सही है। ये कुछ ट्रायंगल ऐसा बन रहा है जो देखने में ऐसा है, मैं दोबारा इसको जूम करके बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये 45 आ रहा था, ये 45, ये 90 है, आप सोच सकते हैं वैल्यू 45 हो जाएगी, ये वैल्यू 45 हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि ये जो है, ये पॉइंट क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला है या सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है इसका। तो यहाँ पे टोटल 15 है, और ठीक क्या होगा, मिडिल में होगा, तो 15 का आधा, ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लेके आता है इस ट्रायंगल में, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी बताओ बेटा, टोटल 15 का आधा, तो ये वैल्यू 7.5 होगी, 7.5 हो गई ये वैल्यू, ये 7.5 हो गई। और ये वैल्यू मुझे पता नहीं है कि बेस के अंदर से बाहर से, आई डोंट नो, तो मुझे ये वैल्यू मैंने कहा उसको मैंने एक्स मान लिया, मैं चेक करूंगा भैया ये वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 45 दोनों हो गए, तो यहाँ पे मुझे tan 45 का फॉर्मूला लगा दिया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये x है और बेस हमारा 7.5 है, x बाई 7.5, तो tan 45 के लिए 1, x बाई 7.5, तो x हमारा आ गया 7.5। इसका मतलब है कि अगर ये 45 वाली कंडीशन होगी तो जो बेस लाइन है वो इस वर्टिकल लाइन से कितनी दूरी पे होगी, x कितनी आ रही है 7.5, और यानी कि ये टोटल 10 है, 10 का आधा 5, तो 5 होनी चाहिए तो बेस के अंदर होती है, तो 5 से ज्यादा आ रही है भाई,
5 से ज्यादा आ रही है, देखिए ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से, ये हमारा बड़ा बड़ा बना देता हूँ आपको समझ में आए। कहानी कुछ ऐसी हो रही है कि भाई जिसकी लाइन पास हो रही है, मतलब ये वैल्यू कितनी है 7.5 और ये वैल्यू वो कह रहा है, ये जो वैल्यू है ये टोटल 10 है, तो कितनी हुई 5, ये है 5 सेंटीमीटर, और उसका जो उसके हिसाब से जो है डिस्टेंस आ रही है वो 7.5 आ रही है, यानी कि ये डिस्टेंस वो है वो यहाँ से ज्यादा दूरी पे है। 7.5 का ये ऐसा है कुछ, यानी इसके बेस से बाहर से लाइन पास हो रही है। 7.5 कब होगा, 5 में कुछ जोड़ेंगे 2.5, यानी लाइन हमारी बेस से बाहर पास हो रही है, यानी कि 45 डिग्री पे ही टॉपलिंग हो जाएगी, है ना। तो 60 का तो छोड़ो, तो यहाँ पे जो दो केस हमारे सी और डी उनको चेक करिए। बोला है सी में क्या बोला है, 60 डिग्री पे द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, तो 60 पे स्लाइडिंग तो होगा नहीं, टॉपल ही हो, 60 पे टॉपल पहले, इनफैक्ट 45 से पहले ही टॉपल हो जाएगा, 60 तो दूर की बात है। तो 6 बोला का 860 नहीं, वो पहले ही हो चुका होगा, तो ये आंसर गलत हो गया। दूसरा आंसर डी देखेंगे, 60 पे द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन एंड फर्दर इंक्रीजिंग थीटा इट विल टॉपल, आगे टॉपल होगा। 60 के बाद नहीं, हम तो कहे 40 से पहले ही टॉपल, 45 से पहले ही टॉपल हो जाएगा, वो निकाल सकते हैं कंडीशन, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं कब होगा किस जगह, तो हम वो भी निकाल सकते थे। इसको 5 लेके हम सॉल्व करते तो यहाँ पे थीटा निकालते उस समय, तो वो भी हमारा आ जाता, लेकिन यहाँ पे नीड नहीं है, तो इसका आंसर बी सही है। समझने की कोशिश करेंगे, द ब्लॉक विल रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू अ सर्टेन थीटा, कोई एक ऐसा थीटा जिस तक रहेगा, तो हमने कहा हाँ भाई वो एक वैल्यू है 45 से पहले कहीं भी एक वैल्यू बनेगी उस तक रहेगा, और एंड देन इट विल टॉपल, उससे ऊपर बढ़ाएंगे तो टॉपल करेगा, स्लाइडिंग फिर बाद की कभी बात है, वो स्लाइडिंग 60 होगी, पहले पता है 60 होगी, इसकी हो सकती है, लेकिन पहले टॉपल होगा फिर स्लाइड करेगा, यानी कहानी ऐसी होगी, ये रखेंगे इसको बढ़ाएंगे 45 से पहले टॉपल हो जाएगा, गिरेगा, फिर वो ऐसे कहीं टर्न स्लाइड करेगा, तो पहले किसी, तुम्हारा आंसर इसका बी सही है, सर्टेन डिग्री पे पहले टॉपल होगा, फिर हमारा स्लाइड करेगा जो भी, और जो थीटा होगा 60 नहीं है 30 से ज्यादा और 45 से कहीं कम, यहाँ कहीं वैल्यू आएगी। बहुत ध्यान से देखेंगे, सारे ऑप्शन को चेक करेंगे तब समझ में आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg इज, इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो देखो क्या करेंगे इसमें, इसके लिए अलग फ्रिक्शन, इसके लिए अलग फ्रिक्शन, थोड़ा ध्यान देंगे। तो पहले देखेंगे कि ये वास्तव में ये मतलब कि क्या होगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन इंडिविजुअल निकालेंगे, तो चेक करेंगे क्या दोनों साथ साथ चलेंगे या फिर कुछ और कंडीशन होगी, तो दोनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होता है बताइए, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे होता है, तो आगे क्या लगता है, अगर ये स्लाइड की कंडीशन नीचे को है तो mg sin थीटा नीचे लगेगा, और पीछे कितना लगेगा म्यू आर। तो हमारा जो फोर्स होता है किसी ब्लॉक पे इंक्लाइंड प्लेन पे, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, हमारा होता है mg sin थीटा माइनस म्यू आर, और यानी कि mg sin थीटा माइनस म्यू आर कितना होता है हमें बताइए, यहाँ पे इस कंडीशन में ये mg sin थीटा होता है, mg cos थीटा, mg cos थीटा, इतना हमारा एफ नेट होता है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा इंक्लाइंड प्लेन पे, m से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, m से m डिवाइड करेंगे तो हमारा रफ इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सप्रेशन हो गया। आगे के लिए याद रख लीजिए जिससे आपको जल्दी कर सके, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, ये हमारा एक्सलेशन का फॉर्मूला हो गया रफ इंक्लाइंड प्लेन पे। तो एक इसका एक्सलेशन निकालेंगे, इसका एक्सलेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे भाई दोनों के बराबर है अलग अलग है, उसी के बेस पे कुछ जज करेंगे। चलिए हम करते हैं A1, पहले वाला है इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, तो G दोनों के लिए 10 ले लेते हैं बाई डिफॉल्ट। ठीक है, लिख लेता हूँ क्या वैल्यू ली गई है यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू G की वैल्यू पे जरूर डिपेंड करेंगी चीजें। 9.8 लेंगे वैसे, है ना 9.8, मैं बता देता हूँ क्या क्या वैल्यूज ली, मैं बता देता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू 9.8 ले लिए, और ये एंगल दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है बेटा 30 डिग्री दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, साइन 30 माइनस म्यू, पहले वाले के लिए म्यू कितना है 0.3, और जी की वैल्यू 9.8 और cos 30 डिग्री, तो जी कॉमन ले लें 9.8, साइन की वैल्यू जस्ट 0.3, 9.8 कॉमन है, √3/2। तो भैया ये सॉल्व करना पड़ेगा, हमारी ये वैल्यू आएगी, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट, जिससे दिक्कत ना हो आपके लिए। तो पहले वाले की आ जाएगी 2.35 मीटर पर सेकेंड, उसका इतनी वैल्यू आ गई, सही है 2.35 हमारी आ चुकी, इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐसे करेंगे। और सिमिलर तरीके से दूसरे का एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो क्या करेंगे दूसरे के एक्सेलरेशन में सब कुछ तो सेम है, उसका म्यू अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये पहले वाले का A1 आ जाएगा,
दूसरे वाले का A2 आएगा, सारी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 3.2 की जगह क्या लगा देंगे 0.2 लगा देंगे, तो फिर से करेंगे सॉल्व 9.8 और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते जो कहते हो, और यहाँ पे 0.2 लगा के सॉल्व कर दिया √3/2। तो जो इस बार जो घटने वाली चीजें थोड़ी कम है, ये घटने वाला क्वेश्चन थोड़ा कम है, तो वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। कितनी आ रही चेक करके देखा मैंने, ये वैल्यू आएगी हमारी 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों के हमारे पास एक्सेलरेशन आ गए, सही है, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन आ गए। तो क्या समझ में आया, देखो हमारा जो 2 है, पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है, आगे वाले का कम है। इनको नोट कर लेंगे, इसके बेस पे आगे कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, इसके बेस पे आगे कर रहा हूं क्वेश्चन। तो मैंने कहा भाई तो ठीक है, तो फिर से हमारी कंडीशन आ रही भाई, यहाँ पे ब्लॉक बना दिए समझाने के लिए कि भाई 30 डिग्री है और ये दोनों ब्लॉक अगर हमारे हैं, इसका एक्सेलरेशन है पहले वाले का 2.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 3.2, ये 3.2 है। तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा, पीछे वाले का, यानी कि रखेंगे दोनों को, तो ये चाहेगा कि मैं ज्यादा एक्सेलरेट करूं, तो आगे वाले को पुश करेगा, भाई चले आगे। तो जो किसी को पुश करता है तो उसकी एनर्जी खर्च हो जाती है, जिसको इसको एनर्जी मिलेगी तो इसका एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और ये चाह रहा है लेकिन आगे वाला उसको रोक रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है, तो ये इसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा, तो ये दोनों एक तो साथ साथ चलेंगे, और जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन का वो इससे ज्यादा और इससे कम होगा, इससे ज्यादा इससे कम होगा, क्योंकि ये वाला इसको पुश कर रहा है पीछे वाला, तो पीछे पुश कर रहा है तो अपनी मर्जी से चल नहीं पा रहा, फ्रीली चल नहीं पा रहा फ्रीली, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जिसको धक्का दिया जा रहा है उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो इनका एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि पीछे वाला तेज चलना चाह रहा है लेकिन आगे वाला चल नहीं रहा, तो दोनों साथ चलेंगे। तो इस कंडीशन में ये कहानी होगी, ब्लॉक्स हमारे जो होंगे, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, दोनों क्या होंगे, मूव टुगेदर, दोनों साथ साथ चलेंगे। जब साथ साथ चलेंगे तो भैया क्या होगा, साथ साथ चलेंगे तो एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, विद कॉमन एक्सेलरेशन, विद कॉमन एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन जो कॉमन होगा वो इसका भी होगा वही इसका होगा, दोनों का एक ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो वो हमें वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए ए होगा वो एफ नेट बाई इन पे जो टोटल फोर्स लगा डिवाइड बाई टोटल मास लगा देंगे, ये हमारा AC, AC माने कॉमन एक्सेलरेशन टोटल मास लगा देंगे। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो जो फोर्स हमारे लग रहे हैं आगे वाले, है ना, जो आगे वाले फोर्स लग रहे हैं, मतलब दोनों mg sin थीटा दोनों के आगे आ रहा है, और पीछे वाली वैल्यूज घटाई आ रही है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे घटेंगे। तो बताओ कितनी वैल्यू होगी ये हमारी यहाँ पे, तो एफ नेट हमारा करेंगे, बता देता हूँ कैसे करेंगे, तो इसकी वैल्यू कैसे करेंगे। तो पहले का होगा m1g sin 30, सही है, ये हो जाएगा, और दूसरा m2g sin 30 जुड़ रहे होंगे, और सब्सट्रैक्शन क्या हो रहा, म्यू1 m1g cos 30 माइनस में होगा, और ये हमारा म्यू2 m2g cos 30, ये कहानी हो जाएगी। ये जो फोर्स है नीचे mg sin थीटा वाले ये जुड़ जाएंगे और पीछे वाले फोर्स घट जाएंगे, और टोटल मास हमारा होगा m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज आपके पास है भाई, सारी वैल्यूज आपके पास है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल आएगा, टोटल एक्सेलरेशन यहाँ पे निकलेगा 2.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको बता दिया भाई, तरीका बता दिया, आप वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ जाएगा आपका, सही है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन एक्सेलरेशन होगा, दोनों एक ही एक्सेलरेशन चलेंगे, और जब एक ही एक्सेलरेशन चलेंगे इस तरीके साथ साथ चलेंगे इस तरीके से, सही है। तो इसका भी वही है, इसका भी वही है, तो ये वैल्यू जो है इससे ज्यादा उससे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 30 डिग्री पे बोला है स्टार्ट स्लाइडिंग, तो एक तरीके से क्या है, ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज है। एंगल ऑफ रिपोज का फ्रिक्शन कांस्टेंट से, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट से ये रिलेशन होता है, तो म्यूएस निकालना है हमें, तो tan 30 के बराबर हो जाएगा म्यूएस, tan 30 वाली 1/√3, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41। यहाँ पे हमारे पास एक रफ सरफेस है, एक इंक्लाइन और हमारे एक स्मूथ सरफेस है, एंगल दोनों के सेम है, एंगल जो 45 डिग्री के दोनों इंक्लाइन प्लेन है,
इस पे एक ऑब्जेक्ट छोड़ा जाता है, वो नीचे आता है t1 टाइम में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो t2 टाइम में आता है, t1 और t2 का रिलेशन दे रखा है, तो पूछा है कि भाई म्यू हमारा इस समय क्या होगा। तो देखो ये जो डिस्टेंस ये मूव करेगा या ये मूव करेगा दोनों की सेम होगी कि सिमिलर कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने कहा भाई ये डिस्टेंस मेरी एस है, ठीक है, यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है, तो हमारा यूज करेंगे एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u हमारा 0 है तो एस हमारा इस केस में एस कितना बना 0 प्लस हाफ ए, पहला वाले केस में a1 बोल देंगे a1 t1 स्क्वायर, और यहाँ पे एस कितना बनेगा 0 प्लस हाफ a2 t2 स्क्वायर। अब एस हमारे दोनों बराबर है, ये इसका एस बराबर है तो रख देंगे इक्वल, तो हो जाएगा हाफ a1 t1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। हाफ से आप कट जाएगा, अब हमें a1 और a2 की वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। बस a1 a2 की वैल्यू पुट करनी है हमें। a1 कितना होगा हमारा भैया, एक्सेलेरेशन यहाँ पे कितना होगा, एक्सेलेरेशन कितना होता है आपका इस प्लेन पे, जो रफ प्लेन है, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा होता है नहीं, तो कितना होगा बताइए, g को हम यहाँ पे g को g रहने दो, कोई बात है, g और 45 डिग्री लेंगे तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 माइनस म्यू जी cos 45 की वैल्यू भी यही होती है, इतना हो गया। यहाँ पे ये a1 इतना आ गया बेटा, इसमें a निकालिए, यहाँ पे रफ सरफेस नहीं नॉर्मल सरफेस है तो एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा, g sin थीटा, g तो g ही है और sin थीटा की वैल्यू कितनी है sin 45 डिग्री, 45 वैल्यू √2, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, इस वाले में पुट करते हैं तो g/√2 माइनस म्यू g √2 और t1 स्क्वायर इक्वल्स टू a2 कितना है g डिवाइड बाई √2 और t2 स्क्वायर है ना। तो g/√2 ले लो कॉमन, इसमें से g/√2 कॉमन ले लो, तो g/√2 यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस म्यू और यहाँ बचेगा t1 स्क्वायर इक्वल्स टू t2 स्क्वायर, t1 t2 में रिलेशन दे रखा है, 1 माइनस म्यू, t1 कितना है एन t2 का स्क्वायर इक्वल्स टू t2 स्क्वायर है ना। तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू एन स्क्वायर, t2 स्क्वायर कट जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे है ना, t2 स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे म्यू निकालना है ना, क्या निकालना म्यू निकालना है ना, तो 1 माइनस म्यू हो जाएगा 1/n स्क्वायर, तो म्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, 30 पे ये हमारा स्टार्ट स्लाइडिंग है, यानी कि एक तरीके से एंगल ऑफ रिपोज है, तो एंगल ऑफ रिपोज का स्टैटिक कांस्टेंट के साथ में हमारा ये रिलेशन होता है, तो म्यू एस हमारा आ जाएगा tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.577 ये वैल्यू आएगी, मतलब 0.577 एग्जैक्ट आएगी, तो अप्रॉक्सीमेशन में इसको करेंगे तो 0.6 हमारा स्टैटिक कांस्टेंट आ जाएगा। ये तो इसलिए आगे बढ़ा आसानी से क्योंकि हमारा क्या है बोला कि इसको हमने जो इंक्लाइन प्लेन उसको उठाना चालू किया, 30 डिग्री पे स्टार्ट स्लाइडिंग हो गया, तो ये एंगल ऑफ रिपोज आ गया, तो म्यू एस हमारा आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसने आगे बोला है कि काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकालना है, सही है, तो जो ब्लॉक हमारा इस पे रखा है वो स्लाइड करता है, जब मान लो स्लाइड करने लगा, जब स्लाइड करने लगेगा तो क्या होगा, तो काइनेटिक स्टार्ट हो जाएगा हमारा, और ये जो भी सरफेस होगी जो भी है ना, तो इस पे नीचे को क्या लग रहा है mg sin थीटा लग रहा है, चूंकि आगे जा रहा है तो फ्रिक्शनल हमारा जो फोर्स लगेगा पीछे लगेगा, और चूंकि मोशन स्टार्ट हो चुका है तो इसमें हमारा क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट लगेगा। देखो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात नहीं करता तो हम स्टैटिक ही लगा लेते पीछे, लेकिन उसने दोनों अलग अलग पूछे हैं, इसका मतलब पीछे हम स्टैटिक वाला ना लगा के काइनेटिक लगाएंगे। देखो रूल के हिसाब से तो काइनेटिक ही लगाना चाहिए हमेशा, लेकिन अगर गिवन नहीं होगा तो स्टैटिक लगा के हम काम कर सकते हैं। खैर यहाँ तो बैकवर्ड में जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा हमारा म्यू के इंटू आर हमारा हो जाएगा, और आर हमें पता है क्या होती है यहाँ पे mg cos थीटा हमारी आर होती है। ठीक है, तो अब इस ब्लॉक हमारा ये फोर्स ज्यादा ये फोर्स कम है, जो भी है स्लाइड होने लगा तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक कंडीशन दे रखी है, बोला है कि जब इसको स्टार्ट स्लाइडिंग करते हैं तो 4 मीटर इन 4 सेकंड जाता है ना, कितना जाता है ये 4 मीटर शिफ्ट करता है, और कितनी देर में
4 सेकेंड्स में करता है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे तो s हमारा 4, u हमारा 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है प्लस हाफ ए टी का मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 16/2 दैट है 8a4। तो a बराबर आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहाँ पे नीड होगी तो हम वहाँ पे a की वैल्यू लगा लेंगे। a की वैल्यू कितनी लगा लेंगे 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीड होगी तो। चलिए ठीक है, इसके बाद में भाई इस पे सॉल्व करेंगे। तो ये चूंकि स्लाइड कर रहा है तो नेट फोर्स इस पे लगेंगे, कई सारे फोर्स है एक आगे और एक पीछे। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा एफ नेट बराबर एम ए। ये तब फॉर्मूला लगाते हैं जब एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं। तो नेट फोर्स हो गया हमारा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के आर कितना होगा इस समय आपको बताइए एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम। सारे एम हमारे कट जाएंगे, हमें म्यू के निकालना है, बाकी सारी चीजों में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर से 9.8 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 9.8 ले लिया और ये 30 डिग्री पे सारा गेम 30 पे ही हमारा स्टार्ट स्लाइडिंग बोल दिया उसने, सही है। तो जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन स्टार्ट हो गया तो काइनेटिक आ गया यहाँ पे। तो 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री माइनस म्यू के ये पता करना है हमें। जी फिर से 9.8 और cos 30 वैल्यू कितनी होती है कोई लिख देता हूँ cos 30 इक्वल्स टू ए कितना है 1/2। तो हो गया 9.8 1/2 माइनस म्यू के 9.8 √3/2 इक्वल्स टू 1/2। सारे नीचे वाले 2 कट जाएंगे तो 9.8 माइनस म्यू के 9.8 √3 इक्वल्स टू 1 है ना। इसमें 9.8 कॉमन ले लेंगे 9.8 1 माइनस एनीवे हमें ये सॉल्व करना है, हमें म्यू के निकालना ना। तो ये हमारा हो गया म्यू के 9.8 √3 ये उधर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा 9.8 माइनस 1 यानी कि 8.8। म्यू के क्या हो गया बताइए क्या हुआ 8.8 डिवाइड बाई 9.8 इंटू √3। तो वही मेरा म्यू के हो गया 8.8 डिवाइड बाई 9.8 √3। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारी आएगी भाई, मैंने सॉल्व कर दिया इसके लिए, ये आ रही है 0.51 वैल्यू आई है 0.51। अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 0.5 आंसर आ जाएगा। तो पहले आंसर आया था 0.6 और दूसरी बार आंसर आएगा 0.5। देखो म्यू के बराबर तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप कई आंसर डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, जैसे इसने बोला है कि बी आंसर है, स्टैटिक वाला 0.5 बोला है, काइनेटिक का 0.6, तो बड़ा बेवकूफी वाली बात है, वो तो हो ही नहीं सकता है ना। और दोनों केस रखे हैं तो दोनों बराबर भी नहीं हो सकते, तो डी आंसर भी गलत हो जाएगा है ना। इस तरीके से डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। खैर हमने तो प्रॉपर सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आएगा ए। एक्सेलरेशन पूछा है तो इंक्लाइन सरफेस पे, रफ इंक्लाइन सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना होता है जी इक्वल टू ये होता है हमारा कितना होता है बताया था जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। वैल्यू लगा दी 9.8, साइन 45 वैल्यू 1/2, म्यू की वैल्यू है 0.5, जी को ले लेंगे 9.8, कॉस इसको ले लेंगे कॉस 45 को 1/√2। आपका 9.8 √2 ले लेंगे कॉमन 1 माइनस 0.5। तो आप देख सकते हैं क्या 0.5 हो जाएगा, 0.5 का मतलब ये 4.9 हो जाएगा, 4.9 डिवाइड बाई √2। 46 क्वेश्चन में एक हमारा रोलर है, सही है, सिलेंडर है जो रोल करने की कोशिश कर रहा है ऊपर के लिए। तो कैसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, ये वाला सरफेस का नीचे आ रहा होगा और ये वाला सरफेस ऊपर जा रहा होगा। तो ये जब ऊपर जा रहा होगा, जा तो रहा है ठीक है इस तरीके से रोल होते हुए इस तरीके से, देखिए कहीं ना कहीं टेंडेंसी इसकी क्या है नीचे फिसलने की है, नीचे फिसलने की टेंडेंसी रहेगी क्योंकि इसका वेट ज्यादा है जैसा भी है। तो ये जाते ऊपर है लेकिन रोलिंग की वजह से ऊपर जा रहा है लेकिन टेंडेंसी नीचे रहेगी। तो इसकी जो टेंडेंसी रहेगी, टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन रहेगी कि अगर फ्रिक्शन सही से ना मिला तो नीचे फिसल जाएगा। तो टेंडेंसी नीचे स्लाइड डाउन रहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स फिर ऑटोमेटिक हमारा ऊपर आएगा। ठीक है, इसका दूसरा केस देखते हैं कि उन्होंने कहा कि भैया ये रोलर जो है आपका जो सिलेंडर है वो क्या कर रहा है नीचे आ रहा है। ठीक है चलो नीचे आ रहा है, नीचे आने मतलब ये सरफेस ऐसे जा रही होगी है ना, तो ये नीचे आ रहा है।
अब बताओ अगर फ्रिक्शन सही से ना होता, मान लो एनर्जी को सफिशिएंट ना होता, तो ये रोल तो नहीं करता, ये सीधा ऐसे आता, ये ऐसे हमारे ऐसे नीचे आता। तो जब नीचे आता तो फिर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर आता। ये इमेज करो आप किसी इंक्लाइन सरफेस पे है और नीचे तो नहीं कोशिश कर रहे, तो आप देखोगे कि आपको मतलब कि नीचे को आपको नीचे को मतलब कि आपको फोर्स खींचेगा, mg sin थीटा नीचे खींचेगा, तो आपकी टेंडेंसी नीचे भागने की होगी, नीचे भागने की टेंडेंसी होगी, फिर से फ्रिक्शन फोर्स ऊपर आ जाएगा। तो फ्रिक्शन टेंडेंसी दोनों बार, इसमें भी नीचे स्लाइड डाउन की टेंडेंसी है, और जब नीचे आ रहे हो तब भी स्लाइड डाउन की टेंडेंसी आपके नीचे की, आपको लगेगा कोई नीचे खींच रहा है तो आप नीचे फिसलेंगे, नीचे के लिए जाएंगे, फ्रिक्शन ना होता तो आप फिसलते चले जाते हैं। ऐसे मानो कि आपको ये चीज अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये ऐसे स्लाइड करती नीचे को, जब नीचे स्लाइड करती तो फिर फ्रिक्शन ऊपर आता, तो फिर से टेंडेंसी नीचे के लिए, इस बार टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, यहाँ पे भी स्लाइड डाउन ही है, ऊपर जाने की टेंडेंसी नहीं है। अच्छा ऊपर जाने की टेंडेंसी लग रहा है आपको, ये इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की अपने आप ही, ये जा तो रहा है ऊपर, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या है, मतलब ये जो सरफेस है उसको, सरफेस अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, तो ये तो फ्रिक्शन ना होता तो फिर ये मतलब इसमें स्केलिंग करती, सही है। तो एक सेकेंड, खैर इसमें नहीं, इसके जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में जो ऑप्शन है कि वो हाँ वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है इस तरीके से, और टेंडेंसी अभी भी, अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो नीचे को स्लाइड करता, नीचे स्लाइड करता तो फिर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर आता। देख लो दोनों बार टेंडेंसी, ध्यान से देखना है कि दोनों बार टेंडेंसी हमारी स्लाइड डाउन है, नीचे की टेंडेंसी है, मतलब जा तो ऊपर रहा है लेकिन ये टेंडेंसी हमारी मतलब कि नीचे को फिसलने की है, मतलब कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो नीचे फिसल जाते हम, जा ही नहीं पाते ऊपर, तो फिर फ्रिक्शन ऊपर आएगा, और नीचे तो हम आ ही रहे हैं, नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन ना होता तो नीचे होते ही स्लाइड करते, फिर रोल नहीं करते, स्लाइड करते, फिर टेंडेंसी स्लाइड डाउन है, फिर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है, तो दोनों केस में फ्रिक्शनल फोर्स हमारा ऊपर ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन है ही नहीं इंक्लाइन प्लेन पे, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आता है इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, या फ्री फॉल होता है। तो दोनों केस में बताना है कि यहाँ पे जो पहुंचेगा वेलोसिटीज यहाँ होंगी, वेलोसिटी वालों का v1 है v2 है, क्या ये बराबर होंगी, आने का टाइम मानो t1 है, इसका टाइम t2 है, क्या ये टाइम बराबर होंगे, और जो इसका एक्सलेशन है, क्या वो एक्सलेशन बराबर होंगे। तो इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, देखो एक्सलेशन तो बराबर होने वाले नहीं है, इधर कितना लगता है फोर्स, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो केवल mg sin थीटा लगेगा, जब फोर्स लगेगा mg sin थीटा, तो एक्सलेशन कितना होगा, डिवाइड करेंगे m से, तो तुम्हारा एक्सलेशन कितना होगा इधर के लिए आपको पता है g sin थीटा, और फ्री फॉल में एक्सलेशन कितना होता है g, तो जो इसका आंसर है b वो तो कैंसिल हो गया भैया, दोनों का एक्सलेशन सेम तो नहीं होगा। चलिए क्या दोनों का टाइम सेम होगा या दोनों की स्पीड सेम होगी, ये चेक करेंगे। देखो स्पीड का तो गेम ये है कि जो ऑब्जेक्ट है इस सरफेस से कितनी ऊंचाई पे है, ये जो ऊंचाई है h, ये दोनों के लिए सेम है, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम, दोनों ऑब्जेक्ट की क्या है, सेम पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों एनर्जी सेम है, तो जो एनर्जी है वो सारी की सारी जब इधर से नीचे आएगा तो सब काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से आएगा तो भी सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो ही जाएगी, तो जब एनर्जी दोनों बार सेम है, सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, तो सिमिलर कंडीशन है, तो सेम वेलोसिटी मिलेगी। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और काइनेटिक में कन्वर्ट होगी कितनी होगी, हाफ mv², तो ये कट कर देंगे तो v हमारा हो गया √2gh। तो आप देखेंगे दोनों के लिए 2 तो सेम है, g भी दोनों के लिए यहाँ पे 2gh, मतलब कि यहाँ पे टोटल हाइट तो h ही है ना, तो हाइट h है, इसमें जो ये ध्यान g sin थीटा मत लगा देना, इस बार के मतलब यह है कि टोटल एनर्जी जो है mgh है वो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है, यहाँ पे ये गेम नहीं कि किधर से किधर आया, गेम पूरी यहाँ पे है पोटेंशियल ओनली और यहाँ पे केवल काइनेटिक ओनली, तो सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो सारी वेलोसिटी भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो v दोनों बार सेम ही आएगा, अलग अलग वेलोसिटीज नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी हमारी इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, हमारा टोटल तो दोनों बार वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, अब इसे पूछा है नेक्स्ट वाला कि दोनों का टाइम सेम होगा। देखो टाइम का देखते हैं, मान लो मैंने कहा इसका टाइम t1 इसका टाइम t2 है, तो ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो s = ut + ½ at² लगा देंगे पहले के लिए फिर बाद में, तो यहाँ पे s u हमारा 0 है, कोई बात नहीं, s बराबर हो गया ½ at²। सही है, अच्छा s हमारा दोनों का सेम, s हमारा इसका ज्यादा है इसका कम है, अच्छा
ठीक है, एस हमारा अलग अलग है, एस अलग अलग है। चलिए बता देख लेते हैं। मैंने कहा ये मान लो एक्स वैल्यू है, मान लो ये एक्स वैल्यू है, वही थीटा है, तो बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, बताओ क्यों, ये एक्स है तो ये एक्स कॉस थीटा होगी, ये क्या होगा एक्स साइन थीटा, है ना, होगी नहीं होगी। तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ ऐसे जिससे समझ में आया। मैंने कहा भाई ये एक्स वैल्यू है, ये थीटा है, तो ये वैल्यू ये एक्स कॉस थीटा होगी और इधर एक्स साइन थीटा होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी तो एक्स साइन थीटा होगी। अब कुछ लगा के देख लेते हैं। तो पहले वाले केस में, इस वाले केस में लगा के देखते हैं। तो ये एस ये हमारी कितनी एक्स है, ओके, एक्स बराबर हाफ ए कितना है इसका, ए जी साइन थीटा और टी वन स्क्वायर, चलो कोई बात है टी वन स्क्वायर, ये हमारा एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ऐसा अब इस वाले के लिए लगा दीजिए सारी। तो इस बार हमारा एस बराबर ये हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा गई। तो इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये कितना भैया एक्स साइन थीटा, यू टी कितना है, यू तो जीरो, इस बार भी जीरो प्लस हाफ ए कितना है इसका, इस वाले मोशन में ग्रेविटी के बराबर टी टू। भैया ये सेम रिलेशन दोनों के लिए लगा दिया। इस बार एस कितना था, ये एस हमारा एक्स था और यू दोनों बार जीरो था यू, और इसका एक्सेलरेशन हमारा कितना है जी साइन थीटा टी पर स्क्वायर, यहाँ लगा दिया। एक्चुअली हमें कंपेयर करने ना टाइम, इसलिए तो ठीक है। इनको हमें देखें टी वन टी टू बराबर होंगे नहीं, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना। तो हमने ये x निकाल लिया, हमने यहाँ से x निकाला और यहाँ पे x है ही, दोनों को बराबर कर दिया, इसका x और इसका x बराबर कर दिया, ये आ गया, g से g कट गया, इसके बाद में रिलेशन आ गया। अब बताओ T1 T2 बराबर कब हो सकते हैं, जब ये हमारा ये वैल्यू 0 हो, सॉरी ये वैल्यू 1 हो। तो ये 1 कब होगा 90 डिग्री पे, है ना, ये वैल्यू क्या होगा 1 90 डिग्री पे, मतलब जो भी है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के T1 T2 बराबर होने वाले नहीं है, T1 T2 बराबर नहीं है, सही है। आप यहाँ पे एक नॉर्मल एंगल देख लीजिए, कुछ 30 डिग्री का ही देख लो, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, मान लो 30 डिग्री भी कहाँ नहीं मान लेते हैं, तो 30 डिग्री अगर होता साइन 30 वैल्यू कितनी हाफ, तो हाफ का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/4 और हाफ नीचे 1/8, तो यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, 1/8 इधर और यहाँ पे T1 बराबर T2 स्क्वायर, तो बराबर तो वैसे ही नहीं होगा, है ना, तो इक्वल नहीं है। तो हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया है। तो इस वाले केस में वेलोसिटीज हमारी जो होंगी, वेलोसिटीज हमारी इक्वल होंगी और एक्सेलरेशन अलग होंगे और हमारे टाइम अलग अलग होंगे, केवल हमारी वेलोसिटीज ही बराबर होगी। तो प्रॉपर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की सिचुएशन हमारे पास यह है कि एक ब्लॉक है जो रेस्ट से स्लाइड डाउन करता है, स्मूथ फंक्शन प्लेन है हमारा, और जो एंगल है वर्टिकल से 60 है, ये वर्टिकल 60, तो यहाँ नॉर्मल कंडीशन का जो एंगल हमारा 30 डिग्री का एंगल होगा, तो इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे T1 टाइम में पहुंचता है इस कंडीशन में, और अगर फ्री फॉल कराते हैं तो T2 टाइम में पहुंचता है, सही है। तो T1 T2 का रेशियो पूछा है, T1 T2 का रेशियो पूछा है, चलिए ठीक है। तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो मैंने कहा x है, ये x है, तो नीचे कितना होगा, ये x cos थीटा होगा और ये कितना होगा x sin थीटा, अभी मैंने किया था पिछला क्वेश्चन। ये अगर x है तो थीटा डायरेक्शन x cos थीटा और इधर होगा x sin थीटा, ये x sin थीटा होगी जो कि इसके बराबर होगी। तो ये जो डिस्टेंस है वो x sin थीटा है, अगर थीटा हो तो, लेकिन थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो x sin 30 यानी ये वैल्यू x/2 हो गई। कहने का मतलब है ये वैल्यू है x और ये वैल्यू है x/2, और टाइम निकालना मुझे, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, मतलब जो भी ये इक्वेशन लगा देते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे s कितना है इस बार x, u कितना है 0 प्लस हाफ, a कितना लगेगा इस पे g साइन थीटा, g साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 30, g साइन 30, कोई बात नहीं, और टाइम कितना है T1 स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन आ गई भैया। तो x कितना हो गया, ये हाफ है, ये हाफ है, तो g/4 हो गया, g/4 T1 स्क्वायर, है ना। यहाँ पे इक्वेशन बन गई हमारी। ऐसे यहाँ पे निकाल लेंगे फ्री फॉल वाले में, तो हमारा फिर से लगा दी इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इस बार कितना है आते आना x/2, ut u0 कट गया हाफ, a की जगह क्या लगेगा एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉर्मल, और t की जगह T2 स्क्वायर हाफ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे x कितना आ गया बेटा, देखो, अच्छा ये 2 से 2 कट गया, x आ गया हमारा g T2 स्क्वायर। तो यहाँ ये भी x है, ये भी x है, तो दोनों को बराबर पुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे ना बेटा। तो ये हुआ हमारा g/4 T1 स्क्वायर इक्वल्स टू g T2 स्क्वायर, ये दोनों बराबर कर दिए, दोनों x है भैया।
तो जी से जी कट गया, T1 बाई T2 का जो स्क्वायर है हमारा वो 4:1 आ गया। तो T1 बाई T2 कितना आ गया? 2:1। 49 क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी लेंथ हमारी L है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे तो किस वेलोसिटी से नीचे आएगा। तो ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, जो आगे टॉपिक हमारे आने वाले हैं। कोई बात नहीं, सॉल्व हम कर देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय, बट एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल एनर्जी मुक्त कर रहे हैं, छोड़ा है, यहाँ पे छोड़ेंगे तो भागेगा। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे केवल हाइट है ही नहीं, यहाँ पे तो केवल क्या यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, तो केवल यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो जो एनर्जी थी टोटल वो यहाँ पे काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, लेकिन रास्ते में खर्चा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? खर्चा करेगा, एनर्जी लॉस कर देगा। तो पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी है वो दो जगह खर्च होगी, कुछ काइनेटिक में, कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में खर्च होगी। तो यहाँ पे जो हम कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बोल देते हैं, मतलब ए बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं बी। तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए, और कौन सी एनर्जी यहाँ पे? केवल ए पे, और वो कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म एनर्जी ए पे? पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट ए जो भी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, इक्वल टू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर्म, पोटेंशियल है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस, और खर्चा कहाँ हो गया? रास्ते में खर्चा हो गया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। है एक ऐसे मानो आप यहां से चले, आप पे 100 रुपए थे, है ना, और आपने रास्ते में आते आते 20 रुपए खर्च कर दिए। यहाँ पे 100 रुपए थे, 20 रुपए रास्ते में खर्च कर दिए, तो यहाँ कितने मिलेंगे? 80 रुपए आपके पास बच गए, यानी कि, है ना, ये कहानी है। तो टोटल एनर्जी थी, उसका जो टोटल एनर्जी यहाँ और यहाँ की एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, और रास्ते में जो आपने खर्चा किया है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, ये केस बनेगा। तो टोटल ये वाली जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के बराबर होगी। बस लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करी, तो ये वैल्यू हमें चाहिए। तो ये एल है, तो ये एल cos थीटा होगा, नीचे ये एल साइन थीटा होगा। तो ये हमारा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, और थीटा कितना है? यहाँ पे 49 में थीटा, थीटा ये कोई बात नहीं, एल साइन थीटा। यहाँ पोटेंशियल पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी बेटा होती है, क्या होती है? देखिए मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? हाफ mv²। इस सारी वैल्यू लगा देते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लगानी है, तो होगा mg, और h कितना बेटा? यहाँ पे h का मतलब हाइट, l sin थीटा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv², हाफ mv²। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फिर आप नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें क्या बोला हुआ है? फ्रिक्शन फोर्स हमारे हमेशा होता है म्यू, क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? आपका होता है म्यू जी cos थीटा। तो म्यू जी cos थीटा पीछे लगेगा, और फोर्स लगेगा, और डिस्टेंस कितनी? इतनी। तो वर्क डन क्या होता है बेटा बताओ? वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगेगा म्यू जी cos थीटा, और डिस्टेंस कितनी है? एल। तो ये हमारा वर्क डन यहाँ पे लगेगा। वर्क डन क्या लगेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स हमारा वर्क करा रहा है, मतलब फ्रिक्शन करा रहा है आपके मोशन के अगेंस्ट, खर्चा करा रहा है, आप आगे आ रहे हैं, पीछे ढकेल रहा है। तो इसका हमारा होगा फोर्स कितना है? फ्रिक्शन फोर्स म्यू जी cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट टोटल एल है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, म्यू जी cos थीटा इंटू एल। बेटा अब आपको सॉल्व करके केवल वी निकालनी है, बस। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया है, बस सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ कटेगा बेटे? फोर्स है, फोर्स से होगा हमारा एम और आएगा यहाँ पे म्यू एम जी cos थीटा, म्यू एम जी cos थीटा। तो सारे एम कट जाएंगे,
सारे n कट जाएंगे, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 भी कट जाएगा। 2gl sin थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2μg cos थीटा इंटू एल। तो ये वी स्क्वायर निकाला तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gl sin थीटा माइनस 2μg एल cos थीटा। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2gl कॉमन ले लिया, 2gl कॉमन ले लिया तो हो गया sin थीटा माइनस म्यू 2gl, तो हमारा म्यू cos थीटा इतना आ गया, वी स्क्वायर आ गया, तो वी कितना आ गया, इतना आंसर आ गया। इसका आंसर हमारा है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हमारा ऐसा है कि ये ब्लॉक रखा 2 kg का, तो 45 डिग्री पे स्लाइडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा हमारा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा हमारा होगा म्यू आर होगा, सही है, म्यू आर कितना होगा mg cos थीटा होगा। तो इसमें 50 हमारा क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 kg का जो ब्लॉक है इस पे 45 डिग्री पे स्लाइड डाउन स्टार्ट होती है। तो ये हमारा एक तरीके से एंगल ऑफ रिपोज हमारे पास है, तो हमारा 1045 डिग्री लगा देंगे। तो म्यू हमारा कितना आ गया, 1045 की वैल्यू कितनी होती बेटा 1 होती, तो म्यू हमारा एक तरीके से क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो म्यू की जगह 1 पुट कर देंगे। एम हमारा कितना है 2 और जी को लेके लिए 9.8 और cos 45 डिग्री, तो हो गया 19.8 cos 45 डिग्री। तो इसका ये आंसर होगा ये। अब आप देखेंगे ध्यान से 19.6 होगा ना। तो ये जो आंसर आपके ए और बी दोनों इक्विवेलेंट ही तो है, क्यों, एक आंसर 19.6 cos 45, एक है 19.6 sin 45। तो sin 45 और cos 45 बराबर होते तो दोनों आंसर ही ठीक है इक्विवेलेंट, लेकिन असलियत में जो सही आंसर हमारे हिसाब से है जो बी आंसर है, ना कि ए। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इसमें आधा हमारा क्या है फ्रिक्शन वाला है और आधा स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है। इसको मैंने, ये फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है और यहाँ पे म्यू है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे म्यू हमारा क्या है 0, वहाँ पे हमारा क्या है फ्रिक्शन कांस्टेंट हमारा 0 है। तो बोला कि ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया और वो नीचे आते आते यहाँ पे रुक गया, बिल्कुल रुक गया, कोई वेलोसिटी नहीं है। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो स्पीड बढ़ेगी, यहाँ आते आते रोल करता हुआ मतलब स्लाइड करता हुआ आएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ गेन हो जाएगी। और वो जब यहाँ से आगे आएगा तो ये फ्रिक्शन को रोकेगा धीरे 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 धीरे, और रोकते रोकते उसने बोला कि यहाँ पे आते हुए स्पीड हो गई 0। तो कहानी ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है कि यहाँ से जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी कुछ पोर्शन, और जो काइनेटिक यहाँ पे गेन कर लेगा वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमारी चली जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं कहूँ ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे कहानी क्या होगी, यहाँ पे रुका हुआ है तो केवल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे मोशन में है बोले वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, मैंने कहा v है, ठीक है, ये u है 0। तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है और कुछ हाइट है, तो पोटेंशियल भी, दोनों एनर्जी है, ठीक है। अब जो भी टोटल एनर्जी इस समय इसके पास है वो सारी की सारी खर्चा हो गई फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तभी यहाँ पे टोटल एनर्जी हो गई 0। यहाँ पोटेंशियल भी 0 है क्यों हाइट नहीं है, और उसने कहा रुक गया है तो यहाँ पे वो भी 0 है, मतलब आपकी काइनेटिक भी 0 है। तो चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ फ्रिक्शन कांस्टेंट निकालना है, इसमें फ्रिक्शन कांस्टेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे इसे, तो पहले ए पॉइंट और बी को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कितनी एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। मैंने एक लाइन खींच ली, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, जैसे ये सब थीटा है तो ये भी थीटा होगा, पहले लाइन से ये एंगल बराबर होंगे। तो ये एल कॉस थीटा होगा, ये होगा एल साइन थीटा, ओके। अच्छा ये देखो ये टोटल 2L है, ये टोटल 2L है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी बताओ 2L साइन थीटा। अब ये 2L साइन थीटा L साइन थीटा तो बची हुई हमारी भी L साइन थीटा हो गई, यानी कि ना, तो हमें वैल्यूज पता चल गई सारी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कौन, अब ए और बी को पॉइंट लेते हैं, ए और बी को, ए टू बी मोशन देखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी केवल रुका हुआ है, तो केवल काइनेटिक एनर्जी इन पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ को देख रहा है, तो यहाँ पे केवल क्या है पोटेंशियल एनर्जी है जो कि mgh होती है।
एम जी एच, इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में एच यहाँ इतना डिफरेंस है एल साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका है ग्राउंड पे इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। ओके, और काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारा एक रिलेशन बन गया। इन पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपस में ये रेफरेंस मान लेंगे, तो यहाँ पे केवल काइनेटिक है और यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ पे काइनेटिक है। तो काइनेटिक एम जी एच एच का मतलब ये लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राउंड पे आ चुका है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे केवल हमारे पास काइनेटिक है, पोटेंशियल नहीं है, तो ये आ गया हमारा रिलेशन। तो अगर ये देखेंगे तो हमारा एक कट कर दिया, तो वी स्क्वायर जो आ गया, वी स्क्वायर कितना हो गया, 2 इधर चला जाएगा, 2 जी एल साइन थीटा। जब भी हमें नीड होगी हम इसको लगा देंगे आगे जाके, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूँ। अब हम करते हैं बी और सी पॉइंट का मोशन। बी से सी आते समय क्या होगा, तो जो एनर्जी इसके पास है, जो एनर्जी इसके पास है, अभी देखो ये मोशन देखो, यहाँ से इस ब्लॉक को, इस सिस्टम देखो, यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, जो भी टोटल एनर्जी है, जो भी टोटल है, सही है। तो इसे पोटेंशियल यहाँ पे अब रेफरेंस हमारा ये हो गया। यहाँ पे इसमें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो कितना एनर्जी है। यहाँ पे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसमें काइनेटिक भी है और हाइट की वजह से पोटेंशियल भी है। तो यहाँ की टोटल एनर्जी जो है, और कुछ रास्ते में खर्च हो गई, ये बाद में कुछ भी नहीं है, इस तरीके से करेंगे। तो बी पे हमारे पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, मोशन हो रहा है, वेलोसिटी है यहाँ पे, और हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। और ग्राउंड पे आते समय ये बी पे बोला, सी पे आते समय बेटा क्या है, सी पे काइनेटिक नहीं है। काइनेटिक है बताओ, नहीं है काइनेटिक, बोला ना रुक गया है। ओके, पोटेंशियल है नहीं, ग्राउंड पे आ गया है, पोटेंशियल भी नहीं है। तो और लेकिन रास्ते में जो टोटल एनर्जी थी वो कहाँ खर्च हुई, यहाँ तो मिली नहीं, तो कहाँ खर्च हुई, बीच में खर्च हुई है। ये खर्च कहाँ हुई है, यहाँ पे इसी के साथ में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में खर्च हो गई, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में खर्च हुई है। बेटा वैसे टॉपिक आगे वाले उसके हैं माइनर के, वैसे से बताऊँ आपके लिए, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले यहाँ पे होने नहीं चाहिए थे, लेकिन ठीक है चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी है यहाँ से, एम जी एच, मतलब ये हाइट जो हमने निकाली थी, अभी निकाली थी, एल साइन थीटा। 0 + 0 कोई बात नहीं। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन कितना है आपका, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, और डिस्टेंस वर्क क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना लगेगा इस पर, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगे, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा। क्या लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा, इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे को। और डिस्टेंस यहाँ से तक डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये बेटा एल है। अब इससे आपको क्या निकालना है, इससे आपको म्यू निकालना है। वी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये सॉल्व किया है, तो हाफ एम वी की जगह लगा दिया, 2 जी एल साइन थीटा प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी एल, इधर आ जाएगा कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं एम जी एल सारे कैंसिल हो रहे हैं, एम जी एल कट गया, तो क्या बचा है यहाँ पे देखिए, साइन थीटा बाई, और 2 से 2 भी कट गया यहाँ का, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइड कर देंगे, tan थीटा बन जाएगा 2 tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू tan थीटा। तो आप इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर सकते हैं। कुछ याद नहीं आ रहा आपके लिए, जो एंगल वाला वो क्या था आपका, एंगल ऑफ रिपोज म्यू बराबर tan थीटा। इस वाले केस में आधा फ्रिक्शन लेस और आधा फ्रिक्शन, तो म्यू बराबर 2 tan थीटा। एनीवे